बैठी है। आप हमारे घर के भीतर घुसकर हमारा सर काटोगे और हम बोलेंगे नहीं नहीं आप ठंड रखिए, आप शांति रखिए। क्यों शांति रखिए भाई? आपने चूड़ियां पहनी है क्या? उसमें दोनों चीजें समझने की बात आ जाती है। पहली चीज तो कोई चूड़ियां पहने नहीं बैठे हैं। रौतेला जी, मैं आपके पास जी मैं आपको उसी का थोड़ा सा जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये सवाल यहाँ पे बताया है। हाँ। ठीक है ना। दूसरी चीज में आ जाती है कि कोई भी देश अनसिविलाइज्ड बिहेवियर सैनिक के साथ में नहीं करना चाहता। हाँ। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक जो भी होता है उसी के मुताबिक करते हैं। हाँ। लेकिन पाकिस्तानी सेना इस चीज को नहीं समझती है। और अरे जब वो नहीं समझती तो हम समझाते क्यों नहीं है? दिक्कत ही है ना। आप हमारे साथ हमारे घर में घुसकर अभद्रता करोगे, हमारे साथ आप कत्लेआम खून खराबा फैलाओगे और हम ये कहें कि वो समझते नहीं। अरे समझाओ उनको। हमारे पास भी हथियार हैं, हमारे पास भी तमाम गोला बारूद हैं, हमारे पास भी कमांडोज हैं, जाबाज हैं। घर में घुस के क्यों नहीं मारते हम उनको? इसमें कोई शक नहीं है जो आप कह रहे हैं, ठीक बात है। और जो लोअर लेवल के ऊपर होता है, टेक्टिकल लेवल के ऊपर, वो जरूर कुछ न कुछ कार्रवाई वहां पर होती है। हाँ। लेकिन सबसे जरूरी चीज हमें मैसेज जो दिया जाता है। हाँ। जो संदेश देना है, और संदेश सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पूरी की पूरी दुनिया को देना है। हाँ। और वो ये है कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वही मैसेज सबके पास है कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है। ठीक है, इनके साथ जो भी कर लिया जाए। वाजपेयी जी के पास लखनऊ चलूंगा। वाजपेयी साहब, अमेरिका में 9/11 होता है, ट्विन टावर गिरता है, तो उसके बाद कैसे पाकिस्तान के घर में घुस के लादेन को कितनी गोलियां मारी जाती हैं, आतंकवादियों से कैसे ड्रोन हमलों से निपटा जा रहा है। यह काम भारत क्यों नहीं कर सकता? आप सॉफ्ट स्टेट हैं, अच्छी बात है, बने रहिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना और बलवती कीजिए। लेकिन जो आपके घर में घुस के आपके अपने सपूतों का सर काट कर ले जा रहा है, उससे प्रेम मोहब्बत क्यों? उसके लिए आपको वाजपेयी जी के पास चलूंगा। मलिक साहब, उसके लिए आप मलिक साहब जी वाजपेयी जी। अतुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? जी बोलिए प्लीज। देखिए, ऐसा है कि हमको इस भारतवर्ष में, अपने देश में सबसे बड़ी समस्या तो ये है, जैसे आज शाम को हमारे आर्मी चीफ ने, जनरल विक्रम सिंह ने बात की हमारे रक्षा मंत्री एंटनी साहब से। साथ में उनके मौजूद थे हमारे नासा मेनन साहब। उसके बाद हमारे मेनन साहब ने प्रधानमंत्री साहब को ब्रीफ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सारे डेमोक्रेसी वर्ल्ड में, चाहे अमेरिका में पेंटागन है, ब्रिटेन में चीफ ऑफ इंपीरियल डिफेंस स्टाफ है, कहने का तात्पर्य यह है कि सेना प्रमुख सीधे सीधे देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री हो या प्रेसिडेंट हो, उनसे संवाद करता है। यहां पर वो नहीं होता इस देश में। तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी आर्मी को समझिए। पाकिस्तानी आर्मी का वजूद, पाकिस्तानी आर्मी का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि पाकिस्तान और भारत में दुश्मनी है। पाकिस्तानी आर्मी का 20 अरब डॉलर का बिजनेस सालाना होता है। आयशा सिद्दीका जो पाकिस्तान की रक्षा विज्ञ हैं, उनकी किताब पढ़ें, उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। हमारे जो जनरल कियानी साहब जो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं, उनको 3 साल का एक्सटेंशन भी मिल गया है। वो पहले आईएसआई के प्रमुख हेड थे। हाँ। उसके बाद पहले ऐसे जनरल हैं जो आईएसआई से सीधे पाकिस्तानी आर्मी के चीफ बन गए। हाँ। जनरल कियानी साहब का पूरा हाथ था हमारे 26/11 में। उसके बाद में हमने क्या किया? उस वक्त हमने बड़े हंगामा किया, हम आपसे बात नहीं करेंगे, क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आज सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया? वो लखवी साहब और उनके साथ जो बंदे उन्होंने अंदर बंद करके रखे हुए हैं, उस पर शैम ट्रायल हो रहा है। हाफिज मोहम्मद सईद जो कि आपके लश्कर तौबा के हैं, जो उसके मुख्य गुनाहगार हैं, वो रोज लाहौर से लेकर जगह जगह अपनी रैलीज कर रहे हैं। इसी मुताबिक जैश मोहम्मद के जो हेड हैं वो भी कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वो आज भी अपने पुराने जो उसने लक्ष्य बनाया था बहुत पहले, ऑपरेशन टोपास का लक्ष्य है भारत को तोड़ना, उस पर चल रहा है। ठीक है,
हम दोस्ती करना चाहते हैं तो वो भी दोस्ती का हाथ आगे दिखाता है, पीछे क्या कर रहा है कल आपने देख लिया। नहीं और ये नहीं, घटना पहले भी वाजपेयी जी सवाल यहां पर यही है कि दिल मिले या ना मिले लेकिन हाथ मिलाते रहिए। लेकिन अब आप जो हाथ पहले मिलाया जा रहा था उसमें बार बार खंजर से वार कर रहे हो। ये अपने आप ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। रौतेला साहब की मैं टिप्पणी चाहूंगा। रौतेला साहब, अब ऐसे में आगे क्या हो? भारत सॉफ्ट स्टेट है, अच्छी बात, मैं बार बार कह रहा हूं अच्छी बात है, लेकिन जब कोई हमारे घर में घुस के मारे भैया तो प्रतिरोध तो करो। हमारे जो जवान हैं क्या वो मरते रहने के लिए भर्ती हो रहे हैं सेना में? और जो हमारे मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो सिर्फ बयान देने के लिए नेता बनते हैं क्या? जी हाँ, मैं जो आप कह रहे हैं मैं उससे फुली सहमत हूँ। हमारे जवान इस तरह मारे जाते हैं, न तो उनको कोई ऑनर मिलता है। अमेरिका में अगर कोई जवान का कॉफिन आता है अफगानिस्तान से तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जाके उसको सल्यूट करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जवान मरते हैं, हमारे यहाँ ऑफिसर्स मरे हैं, जबकि हमने हर पाकिस्तानी को 93,000 प्रिजनर्स को जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत ट्रीट किया था। ऑफिसर्स बिल्कुल ऑफिसर तरह ट्रीट हुए थे। उसके बाद में उनका देखिए, कारगिल वार में जो हमारे फाइटर पायलट जिन्होंने इजेक्ट किया था कारगिल में, उनको उन्होंने म्यूटिलेट किया था, उसका कुछ नहीं हुआ। उस वक्त की अगर आपको याद बात होगी, जब एयरफोर्स को परमिशन मिली थी कि वहां बम्बार्डमेंट करेंगे, वाजपेयी साहब ने हुक्म दिया था कि कोई एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट एलओसी को क्रॉस नहीं करेगा। तो हम लोग तो संयम में ही रहे हैं, लेकिन हम टोटल सॉफ्ट स्टेट हो गए। हमको रिलेटेड करना चाहिए। मैं टोटली आपके साथ एग्री करता हूं। जी अमिताभ अग्निहोत्री जी, क्या हम दब्बू राजी के तौर पर सामने आ रहे हैं कि हमारे घर में घुसकर जितना आतंकवादी हरकतें करनी है आप करिए, हमारे नेताओं में इतनी इच्छा शक्ति नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, हम लिजे से नेतृत्व का शिकार हैं क्या? देखिए, मैं 3 बातें मुख्य रूप से रखूंगा। इतनी बहस को सुनने समझने के बाद सेना से जुड़े 4 बड़े लोगों ने हमारा मार्गदर्शन किया। हाँ, एक पहली बात, हमारे पास बहादुर सैनिक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, उस समय जब हम बहुत गरीब मुल्क थे, भुखमरी थी मुल्क में, तो भी वीर अब्दुल हमीद हम ही ने पैदा किया, इसी देश की माटी ने। हमारे पास बहादुर सैनिक, हमारे पास अस्त्र शस्त्र टेक्नोलॉजी सब, हम न्यूक्लियर पावर स्टेट। आज हमारे पास कम से कम बटुए में उतना पैसा भी है कि युद्ध सिर पर आ जाए तो कोई बहुत समस्या नहीं। हमने 71 में युद्ध लड़ा जब भारत अनाज के लिए भी दूसरे पर निर्भर था। आज तो भारत बहुत बड़ा भारत है। तो कमी कहां? कमी है फैसला लेने वाले की। मैं कहता हूं, इंदिरा गांधी के बाद इस देश को कोई निर्भीक प्रधानमंत्री नहीं मिला, कोई नहीं मिला जो कम से कम सेना की बहादुरी को सम्मान दे सके, नहीं मिला। वाजपेयी जी के पास अवसर आया था। मैं वाजपेयी जी का व्यक्तिगत तौर पर प्रशंसक हूं, बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री रहे कई संदर्भों में वाजपेयी जी भारत के। लेकिन एक अवसर था वाजपेयी जी के पास। मैं एक पत्रकार के नाते, खंडूरी जी मंत्री थे उस सरकार में, बहुत नजदीक से कवर कर रहा था उन घटनाओं को। वाजपेयी जी के पास अवसर था, सेना से सुझाव भी था कि महाराज यही अवसर है, एक बार अनुमति दीजिए और स्थिति को सीधे सीधे जो देश चाहता वो हो जाता। जो एलओसी पर जिस आतंक की नर्सरी किया, हम बार बार रोना रोते हैं, वो नर्सरी खत्म हो जाती। ठीक बात। वो अवसर था। आपको ये रिस्क तो लेना होगा, और अगर ये रिस्क नहीं लेना चाहते तो आसाराम बापू टाइप की बात जो लोग करते हैं उनसे मैं सहमत नहीं होता कि जब वो बलात्कार करने आए तो बच्ची ने उनको भैया क्यों नहीं कहा। ये आसाराम बापू टाइप की बात देश के साथ मत करिए। वो सर काटने आए तो भैया कहते हैं देश की उनको, बात देश के भाईजान साथ कहते मत हैं। करिए। ये नहीं, हमने सरहदों पर खूब मोमबत्तियां जलाई और खूब कबूतर उड़ाए। ताश चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताश कंद में वतन का लाल सो गया। हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे, जीती हुई बाजी सजा हारते रहे। किस बात की सुलह? हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में दिमाग लगा रहे हैं। इस ढंग से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होंगे। और एक बात मैं बहुत अदब से कहूंगा, पाकिस्तान के सैनिक अगर हम एलओसी को क्रॉस करके हमारे यहां घुसे और ये बर्बरता करके गए तो वह चूक जो है उसकी भी जांच होनी चाहिए जी, कि वो चूक कैसे हुई, जी, कैसे एंट्री हुई, कैसे सर काट कर ले गए। इस चूक की भी जांच होनी चाहिए। जी खंडूड़ी जी, हम पाकिस्तान के जिस भी
ट्रूप्स ने, जिस भी ग्रुप ने, जिस भी दल ने, जिस भी बटालियन ने, कंपनी ने सीमा पार से ये हरकत की, हम उसको घर में घुसकर मारने के लिए सक्षम हैं या नहीं हैं? अगर हम सक्षम हैं तो हम बेवजह ये चोला क्यों ओढ़ के बैठे हैं कि हम सॉफ्ट स्टेट हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, हमारे नेता भ्रष्टाचार करें, कोई दिक्कत नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे जो लोग हैं वो यहां पर जिस तरह से जहर उगल रहे हैं वो उगलते रहें, हमें सब बर्दाश्त है। क्या हम इतने कमजोर हैं खंडूड़ी जी? नहीं, देखिए, जो आपने दो बातें, नहीं नहीं, कोई हम कमजोर नहीं है, बहुत शक्तिशाली हैं। और हमने लंबे समय से युद्ध में किस प्रकार की वीरता भारतीयों ने दिखाई और जानते हैं। और उदाहरण तो बांग्लादेश का है, जब ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसमें कि दुनिया में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि शायद 90,000 कैदी इकट्ठा ही ले आए, तो हमारे पास किसी तरह की कमी क्षमता नहीं है। क्षमता में हो सकता है राजनीतिक निर्णय लेने की बात है कि किस हद तक आप क्या काम करना चाहते हैं। आपने बहुत सारी बातें अपनी तरफ से भी कही हैं, ये मानते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी शंका नहीं होनी चाहिए कि हमारे देश में क्षमता नहीं है। हमारे देश में पूरी सैनिक क्षमता है, पूरी शक्ति है, सब अस्त्र शस्त्र हमारे पास हैं, लेकिन ये राजनीतिकों को फैसला लेना है कि किस हद तक उन हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। जहां तक हमारे देश के अंदर घुसने की बात है और हमारे नुकसान करने की बात है, चिंता की बात है, जैसे मैंने कहा। लेकिन ये भी समझना चाहिए, जिन लोगों ने उन क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, कि वहां पर ऐसे संभव नहीं है कि चप्पा चप्पा के ऊपर आप इस प्रकार का व्यवस्था करेंगे। कोई आदमी घुस नहीं सकता है। छोटी टोलियों में 2-4 में घुसपैठ चलती रहती है, ये सब क्षेत्र में चलती है। और जैसे मैंने कहा, मैं तो पुंछ क्षेत्र में नौकरी कर चुका हूं। हाँ। इसलिए इसमें जानकारी और इंक्वायरी जैसे कह रहे हैं अवश्य हो, लेकिन ये संभव नहीं है कि हमारे इतने बड़े बॉर्डर पर, जहां पर सब जगह मैन करना संभव नहीं है, देख रेख करना संभव नहीं, वहां पर कुछ न कुछ लोग घुसेंगे। लेकिन घुसने के बाद वो उनको क्या करते हैं और हम उसी प्रकार की हरकत क्यों नहीं करते, ये हमेशा एक चिंता का विषय रहा है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर यह भी कह सकता हूं, और इसका मैं विशेषकर पुंछ के क्षेत्र में मैं जब था, जब कभी इस प्रकार की घटना पाकिस्तानियों ने उस समय की, हमारे वहां पर जो कमांडर थे, बहुत बहादुर थे, उन्होंने उसका उचित जवाब दिया और थोड़े समय के बाद वो घुसपैठ बंद हो गई। नहीं खंडूड़ी साहब, मेरा सवाल यह है कि हम उन नामाकूल नापाक लोगों को ऐसी घुसपैठ और ऐसी शर्मनाक हरकत करने के लायक छोड़ते ही क्यों हैं? देखिए, यहाँ एक मुश्किल खंडूड़ी जी जवाब जी। नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप ये संभव नहीं है कि आप किसी आदमी को, छोटे ग्रुपों को रोकें, लेकिन रोकने के बाद जैसे इस प्रकार का हादसा हुआ है, इसका जवाब हम उनके लोकल लीडर्स को क्या देते हैं, इसका बहुत सारा इसके ऊपर मुनसर करता है। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन मैं व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूं कि जब भी इस प्रकार की छोटी मोटी घटना घटी, कोई पाकिस्तानियों ने आकर हमारे साथ, सेना ने आके हमारे पुलों को तोड़ दिया, उसके बाद तुरंत अगर रिएक्शन हुआ है 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, तो उनकी हरकतों में कमी आई है। एक संदेश गया है। हमारे देश का जो सबसे बड़ा कमजोरी है वो ये है कि हम जवाब देने में बहुत विचार विमर्श करते हैं। डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा यहाँ पर हो गई है कि 25 लोगों से बात करनी पड़ती है। पाकिस्तान की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, उनकी सेना को खुली छूट मिली है लोकल लेवल के ऊपर काम करने की। ये कुछ दिमाग, ये समस्याएं हैं और डेमोक्रेसी में ये समस्याएं रहती हैं। उन बातों को ध्यान में रखकर, लेकिन एक बात से मैं पूरा सहमत हूं कि रिटेलिएशन तुरंत होना चाहिए, उचित लेवल पर होना चाहिए और एक संदेश देने के लिए होना चाहिए। अरे तुम हमको मारोगे, हम तुमको मारेंगे, सीधी सी बात है। तुम आराम से रहोगे, अच्छे से रहोगे तो हम भी आराम से रहेंगे। लेकिन लोकल स्तर पर इस प्रकार के, जैसे उन्होंने एक छोटी घटना घटी है, इसी पर नहीं, वो वही बात है। आप नहीं तो ऐसा है ना, लेकिन इस बात को ये कहना कि तुरंत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो, लड़ाई शुरू कर दो, वो समस्या, वो समाधान नहीं है। समाधान यह है कि जहां पर जिस प्रकार क्या उसी प्रकार की हरकतें हम उनको दें, संदेश उनको दें कि अगर एक काम आप कर सकते हैं, हम उसके बदले में 3 काम इसी प्रकार का आपसे कर सकते हैं। तो संदेश जाएगा। ये हमारा अनुभव भी है और ये मेरी राय भी है। मैं खंडूरी जी ने जो बात कही कि युद्ध की बात समाधान नहीं,
मैं उस बात को सिद्धांतता मान लेता हूं, लेकिन मैं 3 उदाहरण रखता हूं खंडूरी जी के सामने। जब संसद पे हमला हुआ तो मैं एक पत्रकार के नाते वहां मौजूद था। मैंने गोली चलती आंखों से देखी, मैंने 5 लाशें देखी, मैंने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का शाम को 4:30 बजे संबोधन सुना देश के नाम कि अब आर पार